अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल दुआ उर्दू वॉइस। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जिन दिनों मेरी उम्र 12 बरस थी, पाशा भाई कॉलेज में पढ़ते थे। हम तब अपनी ज़मीनों के वसत में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा भाई का तल्लक अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से ही शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। वो अभी कम उम्र थे जब भी वालिद साहब ने इनको शहर भिजवा दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक शहर के तालीमी इदारों में तालीम पाई, सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दलेर था। ज़्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिनों वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चचाजाद भाई से ज़मीन के मामले में तनाज़ा हुआ, जिसमें 2 अफराद इनके मारे गए और हमारे भी 2 मज़ारे कत्ल हुए। कुछ अरसे बाद दोनों तरफ से फरीकैन ने मुकदमा तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रहीं। यूँ दोनों घरानों के आपस में तल्लुकात मनक़ता हो गए और आना जाना मतरूक था। इस वाक़े का इल्म भाई पाशा को नहीं था, वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया और बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे, गंदम की फसल कट चुकी थी, सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता, शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी, करीब ही एक मकान नजर आया, उधर चले गए। ये सबाकत खान का मकान था, जो वाले साहब के वही कज़न थे जिनके साथ तनाज़ा चला था। पाशा भाई बेशक गांव के रस्म व रिवाज से नाबलद थे, इनको बड़ों के झगड़ों से कोई दिलचस्पी न थी। हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्ज सुबाहत खान की ज़मीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर भाई आज उसी जानब जा निकले थे। सामने इनको एक हवेली नज़र आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था, इस पर एक हौज़ बना था जिसमें पानी गिरता था। हौज़ के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसका हुस्न आंखों को चकाचौंध कर देता था। मेरे भाई को इल्म नहीं था कि यह सपाहत खान की बेटी कुंदन थी। भाई की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो पानी पीना भूल के वो इसे यकटक देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि कुंदन के भाई से निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। भाई ने उसे सलाम किया तो उसने सवाल किया, क्या तुम साहब दाद के बेटे हो? शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पाशा नाम है ना? हाँ, मैं वही हूँ। तुम अगर वही हो तो हमारे ट्यूबवेल पर क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे खानदानों का आपस में झगड़ा चल रहा है। हमारे झगड़े मुझे झगड़े से क्या, मैं तो इधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है लेकिन कोई बर्तन नहीं है, कैसे पीऊँ? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी, फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पी कर दिखाया। आशा ने भी वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज पानी से इसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसते हंसते लोटपोट हो गई। इसकी ये अदा मेरे भाई के दिल में खुप गई। यूं पहली ही मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती होगी। अब मेरे बड़े भाई का ये रोजाना का मामूल हो गया कि वो छोटी बंदूक कंधे पर लटका लेते और सपाहत खान के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहाँ दोपहर को वो दोनों चुपके से मिल लेते। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस होने लगी। इनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में से किसी को हो गया तो इनकी खैर नहीं। दुश्मनी तो अलग बात है, दोनों के ख़ानदान इंतहाई क़दामत पसंद थे। हमारे यहाँ गांव में तो लड़कों को भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों नाअक़बत अंदेश अपने अंजाम से ही बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की ये हालत थी कि इनको घर में एक पल भी चैन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते थे और कुंदन का घर भी इनकी ज़मीनों के बीच था, लिहाजा इनकी मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। एक दिन मैंने खुद बड़े भाई को कुंदन से खेतों में बातें करते देख लिया। छोटी बहन होने के बावजूद इनको समझाया कि भैया तुम इस लड़की से बातें ना किया करो, वो हमारे वालिद की दुश्मन की बेटी है। आखिर आपको इससे मेल जोल रखने की क्या ज़रूरत है? भाई बोले, छोटी तो चुप रह, तू बड़ी अक्लमंद हो गई है। मैं चुप नहीं रह सकती बड़े भैया, जबकि जानती हूँ कि कुंदन हमारे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। अगर दुश्मनी की बात ना भी होती तब भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपकी मंगनी आलिया से हो चुकी है। वो हमारे चचा की बेटी है और ये पत्थर पर लकीर है।
बड़े भाई ने मेरी बात सुनी तो इनका चेहरा गहरी सोच से सांवला हो गया। इस बात का कुंदन को इल्म था, फिर भी वो अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने एक रोज़ बड़े भाई को वालदा से ये कहते सुना कि मैं आलिया से मंगनी पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये मंगनी मेरे बचपन में की गई थी। वालदा ने जवाब देने के बजाय कानों को हाथ लगा दिए, मतलब कि मंगनी तोड़ने का अब सोचना भी नहीं, और कहा, किसी के सामने आइंदा ये बात ना करना। भाई को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे, आखिर ये कौन सा तरीका है कि औलाद से पूछे बगैर इसकी मर्जी जाने बिना रिश्ता तय किया जाए। अब बड़े भैया चाहते थे कि किसी सूरत आलिया से मंगनी ख़त्म हो जाए। दिल में बगावत उभर रही थी। इनका मन करता था कि सारे ख़ानदान से टकरा जाए। वो बहुत उलझे हुए और परेशान रहने लगे। तभी एक रोज़ मैंने उनसे कहा, बड़े भैया, इस तरह परेशान रहने से तो आपको कुछ भी हासिल ना कर सकोगे। मैं बड़े भैया के सामने हाथ जोड़कर बात करती थी। वो वादा गुस्सा करें, और वालिद साहब का भी डर था कि कहीं इनके कानों पर नग ना पड़ जाए। भैया भी इस अमर को बखूबी समझते थे, लिहाजा वो मेरी बात सुनकर खामोश रहते। देखते देखते भाई बेजान दुखने लगे। अब बहुत मजबूर से नजर आते थे। मैं जान चुकी थी कि कुंदन को जहन से निकालना इनके बस की बात ना रही थी। हम वक्त इसी के बारे में सोचते रहते। छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, तभी वो एक रोज़ सपाहत की ज़मीनों की तरफ निकल गए और कुंदन से मिले। कहा कि शायद मैं तुमको हासिल ना कर पाऊँ, लिहाजा तुम मेरा इंतज़ार मत करना। इम्तिहान देने के बाद मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चला जाऊँगा। भाई की बात सुनकर वो बहुत रही। वो बहुत दिलगरफ्ता और उदास थी। बड़े भाई शहर चले गए। उन्होंने इम्तिहान दिया और जब घर लौटे तो अम्मी जान से इस बारे आखिरी बार बात की। अम्मी ने इनको बावर कराया कि तुम भूल रहे हो, रवायात के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि जहाँ दुश्मनी चल रही हो वहाँ से लड़की का रिश्ता तलब किया जाए और ख़ानदान की लड़की से दरीना मंगनी को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा हम सब की तबाही का बायस होगा। लिहाजा दोबारा ये बात सोचना भी नहीं। मायूस होकर बड़े भाई ने सर झुका लिया और वालदा से रकम लेकर शहर चले गए। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बिल्कुल ही चुप साध ली। बार वालदा को फ़ोन के बाद दोबारा बात न की। 3 साल तक घर वालों से सरसरी राब्ता रखा। इम्तिहानात के बाद वो किसी और जगह चले गए। किसी को कुछ ना बताया कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं। 4 साल तक इनका कुछ पता न चला कि वो कहाँ और किस हाल में है। उन्होंने सोचा होगा कि घर और वतन से दूर जाकर जब वो एक नई दुनिया में चले जाएंगे तो कुंदन को भूल जाएंगे। इसी सबब खुदा जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी और वतन ना लौटे। भाई को गए चौथा साल था जब एक दिन वालिद ने बताया कि सुबाहत खान से इनकी सुलह के लिए बातचीत हो रही है, जिसके बाद दोनों ख़ानदानों में कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। ये बात खुशगम थी, क्योंकि हम सब दुआ करते थे कि सुलह हो ताकि आइंदा खून खराबे की नौबत न आए। सुलह हो गई। तय पाया कि इस सुलह को मजबूत करने के लिए सबाहत खान की बेटी कुंदन की शादी मेरे छोटे भाई बखत पाशा से होगी। बड़े भाई तो जाने कहाँ रूपोश हो गए। सो अब हम लोगों की तमाम खुशियाँ छोटे भाइयों कुंदन, जिसकी खातिर बड़े भैया ने बिल पास लिया था, इसकी शादी बख्त पाशा से हो गई। ये सुलह की खातिर फैसला हुआ था और बरादरी की मौजूदगी में मर्दों में हो गया। वालदा इस मामले के बारे में कुछ न बोल सकती थी। शायद यही तकदीर में लिखा था। कुंदन हमारे घर में बहू बनकर आ गई और अब हमारे घर इनकी इज्जत और मेरी भाभी थी। इसने ना जाने कितनी दुआएं की थी कि वो हमारे घर की बहू बने। खुदा ने इनकी दुआएं सुन ली, लेकिन जिसकी दुल्हन बनना चाहती थी इसकी ना बन सकी। बड़े भाई अगर राब्ते में होते या वतन में मौजूद होते तब शायद इनकी ही मुराद पर आती, मगर वो तो लापता थे और ये इनकी गलती थी। कुंदन पर खुदा जाने क्या बीती होगी, मगर वो मजबूर थी कि इसके वालिद एक सख्त गर बाप थे। वो इनके सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। मैं जानती थी अपनी भाभी का दुख, लेकिन फिर भी एक मजबूर लड़की थी। मेरे सीने में एक राज दफन था। इस राज को किसी के आगे अफशा करने का मुझे हौसला न था। जबकि एक बड़े दुश्मन से सुलह होने के मामला तय हुआ था। माँ भी इसी सबब से चुप रही। छोटे भाई की शादी के 7 बरस बाद बड़े भैया ने हमसे राब्ता किया। हम सब बहुत खुश हुए कि वो खैरियत से और ज़िंदा सलामत हैं। ये ख़त उन्होंने सऊदी अरबिया से लिखा।
जहाँ वो उम्रे के वीज़े पर गए थे। घर वालों ने फ़ौरन राब्ता करके इसरार किया कि घर आ जाओ। तब वो वतन को रवाना हो गए। दिल में तरह तरह के ख्यालात समाये हुए थे। तमाम रास्ता सोचते आए कि खुदा करे कुंदन की शादी ना हुई हो। अगरचे ये नामुमकिन बात थी और इनकी मंगेतर आलिया भी अभी तक गैर शादीशुदा थी। भैया ने ये सोच लिया था कि अगर कुंदन की शादी हो चुकी होगी तो वो इनके इलाके की तरफ ना जाएंगे। इन्हीं ख्यालात में गुम घर पहुंचे। पूरा खानदान इस्तकबाल को पुरजोश और बेकरार था। हर आंख नम थी। मैं खुद भी रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे जो इनको मुद्दत बाद देखने से बह निकले थे। जब वो सबसे गले मिल चुके तो वालदा पाशा को हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। कहा कि अपनी भाभी से सब्र तहम्मुल के साथ मिलना। ऐसा हमने मजबूरन किया क्योंकि ये रिश्ता किए बगैर सफाहत खान से दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती थी। पाशा बहुत खुशी के साथ अपनी भाभी के स्वागत को इसके कमरे में वालदा के हमरा गए, मगर चेहरे पर नज़र पड़ते ही इनके दिल को मौत वाक़या हो गई। जैसे ज़लज़ला आकर सभी कुछ खंडर बना गया। ऐसे इनकी रूह में धमाका हुआ कि जिसकी आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। वो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े झूल गए। वालदा थाम न लेती तो गिर पड़ते। मैं और अम्मी इनको इनके कमरे में ले गए। वो बिस्तर पर लेट के और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। अम्मी से कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद करती जाए, मैं सोना चाहता हूँ। वो यकीनन अपने आंसू छुपा रहे थे कि जिनकी वजह से इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वालदा को भी मालूम था कि इनके बेटे पर कौन सी क़यामत गुजर गई है, लिहाजा उन्होंने पाशा भाई से कोई कलाम नहीं किया। कुंदन ने मेरे बड़े भाई को देखकर नज़रें झुका ली थीं। 2-3 भैया अपने कमरे में रहे। तबीयत की खराबी तो एक बहाना थी। बिलाखिर सब घर वाले खैरियत दरियाफ्त करने इनके कमरे में गए। अब घर वालों ने उनको घेर लिया। सभी की ज़ुबान पर यही एक सवाल था कि सच बताओ, घर से क्यों और किससे नाराज़ होकर गए थे। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब भाई के पास नहीं था। बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी की खातिर दुनिया की खाक नहीं छानी। अब तक मैं यही सोच रही थी कि काश बड़े भाई इस तरह घर छोड़कर ना जाते तो शायद वालदा की कोशिश करके इनका रिश्ता कुंदन से करवा देती। उनकी खुशी प्यारी थी और दुश्मन से सुलह आलिया से मंगनी ख़त्म करने का बहाना बन सकती थी। अब घर में रहना पाशा भाई के लिए किसी अजाब से कम ना था। बरसों बाद घर लौट कर आना, मगर माँ की रियाजत फीकी पड़ गई कि वो यहाँ मुद्दत बाद आकर भी खुशी का मुंह न देख सके। बेशक कुंदन भाभी भी ऐसे ही अजाब में गिरफ्तार थी, मगर वो तो सुलह के बदले आई थी। वो औरत थी जिसको अपने जज्बात छुपाने की तरबियत बचपन से मिली थी। माँ ने इसरार किया कि अब बड़े बेटे का घर बस जाना चाहिए। मंगेतर को अभी तक इनका इंतज़ार था। भला इस बेचारी का क्या कसूर था। वाले चचा और ख़ास तौर पर चच्ची बेटी के फर्ज से सबकदोश होना चाहते थे। माँ ने पाशा भाई से कहा, बेटा अब तुम किस सोच में हो। अपने चचा और मंगेतर से रहम करो। इस फ़र्ज़ को अदा होने दो ताकि हम तेरा सेहरा सजाने की तैयारियां करें। बड़े भैया शादी ना करना चाहते थे। वो तो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे, मगर माँ के आंसुओं ने मजबूर किया। आप क्या जाने देहाती माहौल और देहात के बशिंदे कैसे होते हैं। बहरहाल भैया बोले, ठीक है माँ, तुम अपनी खुशी पूरी करो, मेरे सर पर सहरा बांध लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे वापस जाना ही है। फिर मुझसे शिकायत मत करना, मुझे बदवा भी मत देना। बेटा, कौन सी ममता होगी जो अपने लखते जिगर को बदवा देगी। तुम एक बार अपनी मंगेतर को दुल्हन बना लो, बेशक इसके बाद जहाँ चाहो चले जाना। कम से कम वो कंवारी से ब्याही तो कहलाएगी। तेरा चाचा सुकून से तो मर सकेगा। बड़े भैया ने वालदेन की खुशी के लिए इनके मजबूर करने पर सेहरा बांध लिया और आलिया मेरी भाभी बनकर आ गई। क्या बताऊं कि वो इस दिन कितनी खुश थी जिस रोज़ दुल्हन बनी थी। इस खुशी से इनके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। बाद लोग बड़ी मुद्दत तक खुशियों का इंतज़ार करते हैं, मगर ये खुशियाँ आर्जी होती हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए इनकी खुशी के फूल खिलते और फिर कलियाँ, दिल की कलियाँ मुरझा जाती हैं। ऐसे ही नसीब हमारी आलिया भाभी के थे। वलीमे के बाद बड़े भैया ने अपना बैग तैयार किया और किसी को भी खुदाफिज कहे बगैर चले गए। वो आज तक वापस नहीं लौटे। 30 बरस गुजर गए इनको जाने पर। हमारी आलिया भाभी ये मुद्दत, ये पहाड़, ये साल कितनी सदियां समझ कर गुजारे हैं,
یہ تو انہی کا دل جانتا ہے، ان کو ابھی سبھی نصیبو جلی کہتے ہیں۔